Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st February 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing competitive recruitment exams are: first, the recorded BP would be, जब भी किसी पेशेंट में आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं तो हमेशा वो कैसा होता है? हाइयर डायस्टोलिक बट लोअर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो रीडिंग आपने रिकॉर्ड की है बीपी की, उसमें जो डायस्टोलिक प्रेशर होगा वो हमेशा हाई होगा और जो सिस्टोलिक बीपी रीडिंग होगी वो लो होगी। ऑप्शन बी कहता है हाइयर देन एक्चुअल बीपी, हमेशा रीडिंग वास्तविक बीपी से ज़्यादा आती है। ऑप्शन सी सेम एज एक्चुअल बीपी, जो एक्चुअल रीडिंग है उस वही हमें मिलती है मापने पर। ऑप्शन डी लोअर देन एक्चुअल बीपी, एक्चुअल बीपी से रीडिंग कम आती है। कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है रिगार्डिंग द रिकॉर्डेड बीपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जब भी हम किसी पर्सन में ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं तो ये रीडिंग एक्चुअल उस पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है उसी के बिल्कुल इक्वल होती है, सेम होती है। ना ही ये ज़्यादा होती है ना ही ये कम होती है। जो वास्तविक बीपी है उस पर्सन का वही वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए में कहा गया था कि जो डायस्टोलिक बीपी है वो हाई होता है जबकि सिस्टोलिक बीपी लो होता है, जब ये बिल्कुल उल्टा स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, नॉर्मल किसी भी पर्सन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। यहाँ पर जो 120 वैल्यू दी गई है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाती है, जो कि हाई रीडिंग होती है। और जो 80 mm ऑफ Hg रीडिंग दी गई है इसे आप डायस्टोलिक बीपी के नाम से जानते हैं, जो कि सिस्टोलिक के मुकाबले हमेशा कम होती है। ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड एज टू नंबर्स, सिस्टोलिक प्रेशर एंड ओवर द डायस्टोलिक प्रेशर। याद रखिएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट बीट होता है, तो ये रीडिंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वह प्रेशर है जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है। वी रिकॉर्ड दिस विथ सिस्टोलिक प्रेशर फर्स्ट एंड डायस्टोलिक प्रेशर सेकेंड। हमेशा ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करते समय, लिखते समय आप सिस्टोलिक प्रेशर को ऊपर लिखेंगे और डायस्टोलिक प्रेशर को नीचे लिखेंगे। होपफुली दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय। आपको बताना है कि हमारे हार्ट के साउंड जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्व्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, या फिर ऐसे नोड के द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी भी पेशेंट में आप स्टेथोस्कोप की मदद से जब उसके हार्ट को अस्कल्टेट करते हैं, दिल की धड़कन को सुनते हैं, तो उस समय जो लब डब वाला साउंड आपको सुनाई देता है वो बेसिकली हार्ट में मौजूद वाल्व के क्लोज होने के कारण बंद होता है। जब भी आप घर का दरवाज़ा बंद करते हैं तो बंद होते ही गेट के एक आवाज़ होती है, वही चीज़ हार्ट के लिए भी है। हार्ट के जो वाल्व्स होते हैं वो जब बंद होते हैं तो उनके बंद होने के कारण भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं इन्हें आप एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को आप वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। इन दोनों चैम्बर्स के बीच में बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व्स जब क्लोज होते हैं तो इनके क्लोजिंग के कारण हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
हु इज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? आपको बताना है कि साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यहां पर ऑप्शन ए यानी फ्रेड जो हैं वो फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस के नाम से जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रेड वॉज अ ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्रेड जो हैं वो ऑस्ट्रिया कंट्री के रहने वाले थे और ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। इन्हें ही हम फाउंडर ऑफ और फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। Question number 4. What recommendation is a nurse should give a 55 years old patient with blood pressure of 150 by 90 mm of Hg? अगर किसी क्लाइंट में ब्लड प्रेशर 150/90 mm of Hg है और इस पर्सन की उम्र 55 साल है, तो आप एज अ नर्स इसे क्या सजेशन देंगे, क्या रिकमेंडेशन देंगे? ऑप्शन ए, इट इज़ अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ योर एज। इस उम्र में इतना बीपी नॉर्मल माना जाता है। ऑप्शन बी, रीचेक योर बीपी 2 वीक्स लेटर। आप 2 सप्ताह बाद फिर आएं और अपना बीपी दोबारा एक बार चेक करवाएं। ऑप्शन सी, रीचेक योर बीपी आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने बाद आकर अपना बीपी वापस चेक करवाइएगा। रीचेक बीपी आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आकर अपना बीपी वापस चेक करवाइएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर जो बीपी रीडिंग दी गई है ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं मानी जाएगी। हमेशा याद रखें, एग्जैक्टली अगर बीपी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 120/80। इसके अलावा 139/89 तक आप प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में पर्सन को मान सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर बीपी बढ़ता है तो पेशेंट में हाइपरटेंशन कंफर्म माना जाता है। यहाँ पर पेशेंट की उम्र जो है 55 ईयर्स है और ब्लड प्रेशर 150/90 है, तो हम इस पर्सन से कहेंगे कि आप 2 सप्ताह बाद फिर आइएगा, हम आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। आप किसी भी पर्सन को एक बार बीपी चेक करने के बाद अगर उसका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा आता है तो उसे हाइपरटेंशन का पेशेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब भी आप किसी पर्सन में ये कंफर्म डिक्लेरेशन देते हैं कि उसे हाइपरटेंशन है, तो आप उसके लिए कम से कम 3 अलग अलग टाइम्स पर बीपी की रीडिंग लेंगे और अगर तीनों ही बार बीपी की रीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा आती है तो आप इस पेशेंट को हाइपरटेंशन का पेशेंट का डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5. सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन ईयर। आपको बताना है कि जो सेंसस है, जनगणना है, उसे कितने साल में किया जाता है? हर 2 साल में, 10 साल में, 1 साल में या 5 साल में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम हर 10 साल में एक बार सेंसस कंडक्ट करते हैं, जनगणना करते हैं। पहली जनगणना 1881 में की गई थी और रीसेंट जनगणना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 2011 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which gauze piece is used between lips and endotracheal tube? किसी क्लाइंट में आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाई है और इस पर्सन में एंडोट्रेकियल ट्यूब और लिप्स के बीच में कौन सा गॉज पीस इस्तेमाल करेंगे आप? वेट गॉज पीस, ड्राई गॉज पीस, एनी ऑफ द अबव, स्टेराइल वेट गॉज पीस। एक गॉज पीस ड्राई हो सकता है, वेट हो सकता है, कोई भी कर सकते हैं।
या फिर स्टेराइल वेट गॉज पीस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। याद रखिएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल हम पेशेंट में रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए करते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब माउथ से इंसर्ट की जाती है, जो कि पेशेंट के लगभग कैरिना वाले एरिया से 2 सेंटीमीटर ऊपर तक होती है। इसका जो बाहरी सिरा है पेशेंट के माउथ तक होता है, माउथ से बाहर निकला होता है, और यहीं से हम पेशेंट को ऑक्सीजन डिवाइस कनेक्ट करते हैं, चाहे वो एम्बू बैग हो या वेंटिलेटर हो या कोई और डिवाइस। अब इस पेशेंट के माउथ से जो बाहर ये एंडोट्रेकियल ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब और लिप्स के बीच में हम अक्सर ड्राई गॉज पीस रखना प्रिफर करते हैं। अगर आपने यहाँ पर वेट गॉज पीस रखा तो पेशेंट में मॉइस्चर के कारण, नमी के कारण होठों और इसके आसपास वाले हिस्से में कट लग सकते हैं, घाव बन सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर रहती है कि पेशेंट के माउथ वाले हिस्से में, लिप्स और एंडोट्रेकियल ट्यूब के बीच में हमेशा ड्राई गॉज पीस रखें, जिससे कि पेशेंट में किसी भी प्रकार का स्किन ब्रेकडाउन ना हो। क्वेश्चन नंबर 7, सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ पॉलीसाइथीमिया इन चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे को पॉलीसाइथीमिया हो जाए तो उसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए कार्डियोमिगैली, ऑप्शन बी पॉलीयूरिया, ऑप्शन सी एडिमा, ऑप्शन डी फ्लश्ड फेस। कार्डियोमिगैली का मतलब है हार्ट साइज का नॉर्मल से बड़ा होना। पॉलीयूरिया का मतलब है हर दिन 2000 ml से ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन। एडिमा का मतलब है पूरे शरीर में सूजन, स्वेलिंग। और फ्लश्ड फेस का मतलब होता है कि पर्सन का चेहरा अचानक से लाल हुआ दिखाई दे। तो कौन सा सिम्टम पॉलीसाइथीमिया कंडीशन में आप देखेंगे? The right answer is option D. Flushed face is a correct choice. आइए पॉलीसाइथीमिया कंडीशन क्या है इसके बारे में जान लें। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछी गई है। पॉलीसाइथीमिया an abnormally increased concentration of hemoglobin in blood either through reducing plasma volume or increase in RBC cell numbers. अगर किसी पर्सन में प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाए या फिर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो इसकी वजह से पर्सन की बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ना पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। सिंपली समझे तो अगर किसी पर्सन के अंदर आरबीसी की संख्या बढ़ गई है तो इस कंडीशन को आप पॉलीसाइथीमिया के नाम से जानते हैं। इट में बी primary disease of unknown cause or secondary condition linked to respiratory or circulatory disorders or cancer. पॉलीसाइथीमिया कंडीशन का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन कई बार ये कुछ सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी या कैंसर्स के बाद होने वाली कंडीशन के रूप में देखी जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Question number 8. A dull sound heard during chest percussion, it is due to presence of. किसी पर्सन में आपने चेस्ट परक्यूशन किया और इस परक्यूशन के बाद आपको वहाँ पर डल साउंड सुनाई देता है, तो ये किस वजह से है? क्या कारण है? मास की प्रेजेंस, फ्लूइड की प्रेजेंस, बोन की प्रेजेंस या एयर की प्रेजेंस? The right answer is option A. It is due to the presence of mass. आइए इसके बारे में और जान लें। Percussion is a method of tapping on the surface to determine the underlying structures and is used clinical examination to assess the condition of thorax and abdomen.
किसी भी पर्सन में आप जब थोरैक्स वाले एरिया या एब्डोमेन वाले एरिया का असेसमेंट करते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं, तो आप पेशेंट के इस बॉडी पार्ट पर हल्के हाथ से टैपिंग करते हैं, यानी उस पर हल्का हल्का थपथपाते हैं। इस थपथपाने के कारण पर्सन के इस बॉडी हिस्से से किस प्रकार का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है, इसे सुनकर आप उस हिस्से में मौजूद डिजीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उस पर्टिकुलर पार्ट में किस प्रकार की अंडरलाइंग स्ट्रक्चर हो सकती है, उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परक्यूशन साउंड: रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट, स्टोनिडल एंड डल। टोटल 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट परक्यूशन साउंड्स होते हैं, जिनमें रेजोनेंट, हाइपर रेजोनेंट, स्टोनिडल और डल होते हैं। यहां पर आपसे डल साउंड के बारे में पूछा गया था। अ डल साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मास अंडर द सरफेस। अगर पेशेंट के थोरैसिक या एब्डोमेन वाले एरिया पर परक्यूशन करने पर, टैपिंग करने पर आपको डल साउंड सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है पेशेंट के उस हिस्से में कोई सेल्स का मास मौजूद है, कोई सेल्स का कलेक्शन मौजूद है, किसी प्रकार का कोई मास मौजूद है। डल साउंड रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ मास अंडर द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्राइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ। आपको बताना है कि कॉन्ड्राइटिस शब्द का एग्जैक्ट मतलब क्या है। बोन्स की इन्फ्लामेशन, वेसल की इन्फ्लामेशन, कार्टिलेज की इन्फ्लामेशन या फिर टीथ की इन्फ्लामेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर कार्टिलेज के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो ये कंडीशन कॉन्ड्राइटिस के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन के पीछे आपको आइटिस शब्द लगा मिले, तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन। आइटिस जो शब्द है, वर्ड है, ये एक प्रकार का सुफिक्स है और इसका मतलब ही है इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग। Question number 10. The nurse is caring for a patient admitted with multiple trauma, fracture including pelvis, femur, ulna. Which finding should be reported to the physician immediately? आप एज अ नर्स किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, और इस पर्सन के पेल्विस, फीमर और अल्नर बोन के अंदर फ्रैक्चर्स भी हैं। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से फाइंडिंग के मिलने पर आप तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। हेमेचूरिया, मसल स्पाज्म, डिजीनेस और नोजिया। Which finding is essential to report the doctor? पेल्विस, फीमर और अल्ना, 3 बोन फ्रैक्चर हैं, मल्टीपल ट्रॉमा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर क्लाइंट को हिमेचूरिया होता है, क्लाइंट के यूरिन में ब्लड आता है, तो हम तुरंत अलर्ट होंगे और डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। इफ हिमेचूरिया इज सीन, then report to physician because the pelvic fractures are associated with bladder injury. इस पर्सन के जो पेल्विस है उसके अंदर फ्रैक्चर था, और अगर पेशेंट को यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन का ब्लैडर भी है वो रप्चर हो चुका है, और ब्लैडर के रप्चर होने के कारण बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बारे में आपको बताना सबसे जरूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 11. ब्लड क्लॉट्स फ्लोटिंग इन द सर्कुलेशन नोन एज। अगर ब्लड सर्कुलेशन में कोई ब्लड क्लॉट फ्लो कर रहा है, बह रहा है ब्लड के साथ, तो ये क्या कहलाता है।
एम्बोलाई, थ्रोम्बस, प्लेक या एन्यूरिज्म? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। गौर कीजिएगा, दो प्रकार के कंडीशंस हैं, एक होता है एम्बोलाई और एक होता है थ्रोम्बस। अगर किसी पर्सन की ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड पाइप के अंदर कोई एक क्लॉट बन जाए और ये क्लॉट इस ब्लड वेसल की दीवार पर ही चिपका रहे और ब्लड इसके साइड से निकलकर बह रहा है, लेकिन ये एक ही जगह पर रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। अगर ये ब्लड क्लॉट दीवार से चिपका है, ब्लड वेसल से चिपका हुआ है और ठहरा हुआ है, तो इसे आप थ्रोम्बस कहेंगे। टी फॉर थ्रोम्बस, टी फॉर ठहरा हुआ। और अगर यहीं पर ये ब्लड क्लॉट एक जगह ठहरा ना हो और ब्लड के साथ साथ मूव करता रहे, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए, तो इसे आप एम्बोलाई के नाम से जानते हैं। मोबाइल शब्द का मतलब होता है मूवेबल, तो हम कह सकते हैं एम्बोलाई ऐसा क्लॉट है जो कि ब्लड के साथ साथ बहता रहता है और ये क्लॉट्स आगे किसी पतली ब्लड वेसल में जाकर स्टक हो जाएंगे और वहाँ के ब्लड फ्लो को रोक देते हैं और ये बहुत ही घातक कंडीशन कॉज कर सकते हैं। एन्यूरिज्म शब्द का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी की आर्टरी जिसमें किसी जगह पर आर्ट्रियल वॉल वीक हो, मान लीजिए ये आर्टरी और इसकी ये वाली जो सतह है वीक है, ब्लड के दबाव के कारण यहाँ पर ये आर्टरी फूलकर गुब्बारे जैसी हो जाती है, तो ये कंडीशन एरोटिक एन्यूरिज्म के नाम से जानी जाती है। प्लेग एक अलग डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन? 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है? 8 कैलोरीज, 10 कैलोरीज, 4 कैलोरीज, 6 कैलोरीज? The right answer is option C. It is 4 calories. प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है। याद रखिएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हैं 1 ग्राम अमाउंट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। यदि फैट्स के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा 1 ग्राम फैट के द्वारा 9 किलो कैलोरी एनर्जी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सोगैमी इज डिफाइंड एज। आपको एग्जैक्टली एक्सोगैमी क्या है इसे बताना है। कंपैशनेट मैरिज, मैरिज आउटसाइड अ ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल मैरिजेस, मैरिजेस विद इन अ ग्रुप। व्हाट इज एक्सोगैमी एग्जैक्टली? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर कोई ग्रुप के बाहर मैरिज करता है तो ये कंडीशन एक्सोगैमी कहलाती है। एक्सोगैमी। क्वेश्चन नंबर 14, विच फाइंडिंग कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स? HIV या एड्स किसी पर्सन को है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सी कंफर्मेटरी फाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है? व्हेन द CD4 काउंट लेस देन 1000 सेल्स पर mm³, जब CD4 सेल काउंट 1000 सेल्स पर mm³ से कम हो, या फिर 600 सेल्स से कम हो, 200 सेल्स से कम हो, 400 सेल्स से कम हो। बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि किसी पर्सन की बॉडी में CD4 सेल का काउंट कितने से कम हो जाए कि हम ये मानेंगे कि इस पर्सन को HIV एड्स है, या यूं कह दीजिए HIV एड्स में CD4 सेल काउंट कितने से कम हो जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी क्लाइंट को एड्स है तो वहां पर आपको CD4 सेल काउंट 200 सेल पर mm³ से कम मिलेगा।
Question number 16. The primary muscles of inspiration is. आपको बताना है कि जब हम एयर इन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो उस समय कौन सी मुख्य मसल्स इस प्रोसेस को करवाती हैं. ऑप्शन ए एब्डोमिनिस एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल. ऑप्शन बी डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल. ऑप्शन सी एब्डोमिनिस एंड इंटरनल इंटरकोस्टल. ऑप्शन डी डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल. The right answer is option B. Diaphragm and intercostal, external intercostal muscles. हमारी thoracic cavity जहाँ पर lungs मौजूद होते हैं उसे abdominal cavity से अलग करने वाली structure है diaphragm. ये एक dome shaped structure होती है. इंटरकोस्टल मसल्स वह मसल्स हैं जो कि हमारी रिब्स के बीच में पाई जाती हैं. ये मान लीजिए हमारी रिब्स हैं, इन दोनों रिब्स के बीच में यहाँ पर जो मसल्स पाई जाएगी उसे आप इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. द चीफ इंट्रासेल्यूलर एनाइन इन आवर बॉडी. बहुत ही सावधानी से अपना आंसर लिखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है. आपके ऑप्शंस हैं पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फेट, क्लोराइड. आपको यहाँ पर इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर पाया जाने वाला एनाइन बताना है. The right answer is option C. It is phosphate. आइए यहाँ से पूछे जाने वाले कुछ पॉइंट्स इन्हें रिवाइज कर लें जो कि आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है और प्रीवियस एग्जाम में कई बार इन चीज़ों को पूछा गया है. बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट. ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी हैज़ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. हमारी बॉडी में हर हिस्से पर, हर कंपार्टमेंट में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके बारे में. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वह फ्लूइड्स हैं जो कि सेल के बाहर पाए जाते हैं. सेल के बाहर किस रूप में पाए जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे. Extracellular fluids are similar except for high protein content of plasma. सभी जगहों पर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो सामान्यतः समान रहता है. अगर प्लाज्मा में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सेल के बाहर मेजर जो कैशन है वो सोडियम होता है यानी Na+ होता है. याद रखिएगा सेल के बाहर जो पॉजिटिव आयन है, कैशन है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम के रूप में. और अगर सेल के बाहर पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज या एनाइन की बात आप करेंगे तो वो होता है क्लोराइड, Cl-. होपफुली आप इसे याद रखेंगे. सोडियम और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, NaCl जिसे आप सॉल्ट कहते हैं, Na+Cl-. दिस इज अबाउट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी सेल से बाहर का स्पेस. आप चाहें तो रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स की. इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड यानी वह फ्लूइड जो सेल के अंदर पाया जाता है. सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स हैव लो सोडियम एंड क्लोराइड. सेल के बाहर तो सोडियम और क्लोराइड ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे थे, लेकिन अब सेल के अंदर की बात करें तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड दोनों ही कम पाए जाते हैं.
यहाँ पर अगर पॉजिटिव आयन की बात की जाए, कैशन की बात की जाए, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा एनाइन की बात करी जाए, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की बात की जाए, तो वो है PO4 माइनस। PO4 माइनस, जिसे आप फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। Potassium and phosphate are the important electrolytes that you will find in intracellular space or intracellular fluids. Take screenshot for your revision. Question number 18. Benedict test is a urine sample is done for the detection of। किसी भी यूरिन सैंपल में आप बेनेडिक्ट टेस्ट करके किस चीज को डिटेक्ट करते हैं? ग्लूकोज को, प्रोटीन को, बाइल साल्ट को या एसीटोन को? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है ग्लूकोज की प्रेजेंस यूरिन में है या नहीं इसे बताता है। ऑप्शन ए करेक्ट। यहां से ये टेस्ट जो कि बेसिक हैं, कई बार पूछे जाते हैं, प्रीवियसली पूछे गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बेनेडिक्ट टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट शुगर इनटू द यूरिन सैंपल। रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट इज टेस्ट फॉर एसीटोन। रोथेरा टेस्ट हम एसीटोन के डिटेक्शन के लिए करते हैं। हे टेस्ट इज टेस्ट फॉर बाइल साल्ट। बाइल साल्ट की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्मिथ टेस्ट जो है बाइल पिगमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। यूरिन में ये सभी इंपॉर्टेंट टेस्ट किए जाते हैं। बेनेडिक्ट फॉर शुगर, रोथेरा फॉर एसीटोन, हे फॉर बाइल साल्ट, स्मिथ फॉर बाइल पिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 19। 0.45% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज। आपको बताना है कि जो 0.45% NaCl सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, सेलाइन सॉल्यूशन होता है, वो एग्जैक्टली क्या है? हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक या कोलाइडल? The right answer is option A. It is hypotonic solution type. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी टोनिसिटी बॉडी सॉल्यूशंस की तुलना में कम होती है। आइसोटोनिक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जिनकी टोनिसिटी बॉडी फ्लूइड्स की टोनिसिटी के इक्वल होती है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी टोनिसिटी बॉडी सॉल्यूशंस या बॉडी फ्लूइड की टोनिसिटी से काफ़ी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 20। अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन। आपको बताना है कि 1 लीटर NS में कितना नमक या सोडियम क्लोराइड होता है। 0.45 ग्राम, 4.5 ग्राम, 0.9 ग्राम, 9 ग्राम्स। Be careful while choosing the answer. The right answer is option D. Easy but essential. याद रखिएगा, जब भी आपको कोई कहता है कि आपको नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन बनाना है तो आप 100 ml फ्लूइड के अंदर 0.9 ग्राम NaCl मिक्स करते हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि आपको 1 लीटर या 1000 ml नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन तैयार करना है तो अब यहाँ पर आप 9 ग्राम्स NaCl का इस्तेमाल करेंगे।
इस बेसिक सी वैल्यू को, कैलकुलेशन को याद रखते हुए आपको आंसर करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A patient does not pass urine and his kidneys work normal. The term used to describe this condition is। एक पर्सन जिनकी किडनी सही तरह से काम कर रही है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन यूरिन पास नहीं कर पा रहा, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? रिटेंशन, रीनल फेलियर, ओलिग्यूरिया या एन्यूरिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रिटेंशन शब्द का मतलब होता है रुकावट। यहाँ पर किडनी के द्वारा यूरिन तो बन रहा है, लेकिन यूरिन का एक्सक्रीशन जिस रूट से होता है उस जगह पर किसी रुकावट के कारण, अवरोध के कारण यूरिन पास नहीं हो पा रहा, तो ये कंडीशन रिटेंशन कहलाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट। इसके अलावा रीनल फेलियर में यूरिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर पाती, यूरिन का निर्माण ही नहीं हो पाता। ओलिग्यूरिया वह कंडीशन है जब यूरिन का फॉर्मेशन लेस देन 400 ml पर डे हो, और एन्यूरिया वह कंडीशन है जिसमें यूरिन का प्रोडक्शन लेस देन 100 ml पर डे हो। और पॉलीयूरिया कंडीशन का मतलब होता है कि किसी क्लाइंट में 2500 ml से ज़्यादा यूरिन आउटपुट एक दिन में देखा जाए। नॉर्मल यूरिन आउटपुट की बात करें तो ये होता है 1500 ml या 1.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 22। A client slips between the conversation describes as। एक पर्सन जो कि आपसे बात करते करते ही अचानक सो जाता है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? स्लिप एपनिया, नार्कोलेप्सी, सोमनैम्बुलिज्म या फिर इंसोम्निया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस कंडीशन को हम नार्कोलेप्सी के नाम से जानते हैं। सोमनैम्बुलिज्म का मतलब होता है कि नींद में चलना। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आना। आइए बात करते हैं नार्कोलेप्सी के बारे में। एग्जैक्टली क्या है ये? नार्कोलेप्सी इज अ क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर characterized by overwhelming daytime drowsiness and sudden attack of sleep। नार्कोलेप्सी कंडीशन क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर का प्रकार है, और इसके अंदर पेशेंट को दिन में भी नींद आती रहती है, और अगर पेशेंट किसी जगह पर लंबे समय से स्टॉप्ड है या जागा हुआ है तो उसे अचानक स्लिप अटैक आएंगे, यानी वो आपसे बात करते करते ही सो जाएगा। पीपल विथ नार्कोलेप्सी ऑफ्टन फाइंड डिफिकल्ट टू स्टे अवेक फॉर लॉन्ग टाइम periods regardless of circumstances। Narcolepsy can cause serious disruption in your daily routine। नार्कोलेप्सी डिजीज के कारण पर्सन के डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नार्कोलेप्सी के बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लिप एपनिया के बारे में। अ पोटेंशियल सीरियस स्लिप डिसऑर्डर इन विच ब्रीथिंग रिपीटेडली स्टॉप्स एंड स्टार्ट। जब कोई पर्सन सो रहा होता है तो उसे अचानक सांस नहीं आता, उसकी नींद खुल जाती है और फिर वापस सांस नॉर्मल चलने लगता है। तो सोते हुए पर्सन के सांस में दिक्कत आना, रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफिकल्टी होना स्लिप एपनिया कहलाता है। एपनिया शब्द का मतलब होता है ब्रीथिंग स्टॉप्ड, और अगर ये सोते समय होती है तो इट इज़ कॉल्ड स्लिप एपनिया, और ये भी एक स्लिप डिसऑर्डर है।
रिस्क फैक्टर इंक्लूड एज, ओबेसिटी, इट इज़ मोर कॉमन इन मैन। ज़्यादा उम्र के लोगों में, ओबेस पर्सन के अंदर और फीमेल्स की तुलना में मैन में स्लिप एपनिया ज़्यादा देखने को मिलता है। सिम्टम्स इंक्लूडिंग स्नोरिंग लाउडली एंड फीलिंग टायर्ड इवन आफ्टर फुल नाइट स्लिप। इस प्रकार की डिजीज से सफरिंग पर्सन जो हैं बहुत ही जोर से खर्राटे लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं और उन्हें हमेशा थकान फील होती रहती है जबकि वो पूरी रात सो चुके हों तब भी। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटॉट स्पॉट, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, बाइटॉट स्पॉट्स ये सभी विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाले डिजीजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 24, an opening in the bones through which blood vessels, nerves and ligaments pass is called। किसी पर्सन की बोन में मौजूद एक ओपनिंग जिससे ब्लड वेसल, नर्व्स और लिगामेंट्स बाहर निकलते हैं या अंदर जाते हैं क्या कहलाती है? सल्कस, फोरामेन, एंट्रम, फॉसे। This opening, what it calls? The right answer is option B। इसे हम फोरामेन के नाम से जानते हैं। फोरामेन मीन्स सिंपली ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 26, द वेट ऑफ ब्रेन इन अडल्ट इज अबाउट। किसी अडल्ट पर्सन में ब्रेन का कुल वजन कितना होता है? ऑप्शन ए उसके बॉडी वेट का 2.5%, 2%, आधा % या 1%। The right answer is option B, it is around 2% of the body weight। याद रखिएगा हमारे ब्रेन का कुल वजन लगभग 1400 ग्राम्स होता है और ये अप्रॉक्सीमेटली बॉडी वेट का 2% होता है। क्वेश्चन नंबर 27, डाइल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। आपको यहाँ पर नीचे बताए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि डाइल्यूशन ऑफ परक्यूशन को बताता हो, परसिक्यूशन को बताता हो। पेशेंट फील द सीबीआई गिव अवार्ड। पेशेंट को ये लगता है कि जो सीबीआई है वो उसे अवार्ड देना चाहती है। पेशेंट फील द सीबीआई गिव अरेस्ट हिम। सीबीआई उसे अरेस्ट करना चाहती है। सीबीआई उसे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देना चाहती है। सीबीआई उसे मारना चाहती है। इन चारों स्टेट्स में से उस स्टेटमेंट को चूज करें जो कि ये बताता हो कि पेशेंट को डाइल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन हो रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा डाइल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन के अंदर पर्सन को ये फॉल्स बिलीफ होता है कि उसके आसपास मौजूद लोग, उसके दोस्त, रिश्तेदार या सीबीआई जैसी कोई अथॉरिटी उसे किल करना चाहती है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। इट इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28, एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस इज अबाउट। आपको बताना है कि जन्म के समय किसी न्यूबॉर्न बेबी में हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है। जन्म के समय यदि आप बच्चे के सिर का पूरा माप लें तो वो कितना होता है इसे आपको बताना है। 33 to 35 सेंटीमीटर्स, 31 to 33 सेंटीमीटर्स, 34 to 36 सेंटीमीटर्स या 40 to 45 सेंटीमीटर्स। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है।
The right answer is option A. It is 33 to 35 सेंटीमीटर्स। आइए इसके बारे में और जान लें। At the time of birth, head circumference is 33 to 35 centimeters, average around 34 centimeters. जन्म के समय बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस चेस्ट सर्कमफ्रेंस की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी कि 33 से 35 सेंटीमीटर्स के बीच होता है। और अगर आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप बताएंगे 34 सेंटीमीटर्स। जन्म के समय अगर आपसे चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है ये पूछा जाए, यानी उसके चेस्ट का साइज कितना होता है ये पूछा जाए, तो आप बताएंगे 31 से 33 सेंटीमीटर, और एवरेज कहें तो 32 सेंटीमीटर। एट 1 ईयर्स हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिकम्स इक्वल, और 1 साल की उम्र पर जो हेड सर्कमफ्रेंस है और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है दोनों ही बराबर हो जाते हैं। जन्म के समय क्या था, हेड सर्कमफ्रेंस तो ज़्यादा था और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कम था। 1 साल की उम्र पर ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, और उसके बाद में जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो हमेशा हेड सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा रहेगा। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। तीनों ही चीज़ें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। Next, question number 29. A patient is admitted with a diagnosis of hepatitis B. To prevent the spread of this infection, which measures is appropriate? एक पेशेंट जो कि हेपेटाइटिस बी कंडीशन से सफरिंग है, इस पेशेंट से इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन दूसरे किसी लोगों में या पेशेंट में ना हो पाए, इसके लिए आप कौन सा मेजर इस्तेमाल करेंगे? रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन, एंट्रिक प्रिकॉशन, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड प्रिकॉशन और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं यदि आपको पता हो कि हेपेटाइटिस बी किस रूट से ट्रांसमिट होता है, और इसके बारे में इसी वीडियो में हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमें इस पर्सन के बॉडी फ्लूइड और ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना है, ऐसा करके हम इससे ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। Blood and body fluid precaution is required because hepatitis B virus is spread when the blood, semen or other body fluid infected with hepatitis B virus enters to the body of person who is not infected. किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को यदि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, सीमेन या और भी कोई बॉडी फ्लूइड टच में आ जाए तो वहां से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30. विच डेट इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल किस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है? 6 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को या 9 मार्च को? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इट इज 8 मार्च। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस चैनल तक पहुंचा सकते हैं, जो कि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। बेस्ट ऑफ लक।